Greetings students, welcome back to the YouTube channel of ATS. So we have come up with this new unit that is called constitutional bodies, in which we will discuss about the various constitutional bodies mentioned in the Indian Constitution. So the word constitutional bodies itself tells that these are those bodies which are already prescribed in the Constitution of India. That is why they are known as the constitutional body. And the major responsibility of these constitutional bodies is to take care of the law and order, or to take care of the law and order in the country. Got my point? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिनका कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन्ड है वो बॉडी. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर फर्क क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल के अंदर उनके बारे में मेंशन्ड है, उनका क्या रोल होगा, उनकी कैसे फंक्शनिंग होगी, उनके बारे में डिटेल्ड में दिया होता है. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड नहीं है, जिनको अलग से एक्ट बना के, स्टैट्यूटरी जिनको कहते हैं, अलग से एक्ट बना के एक बॉडी बनाया गया है. ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो था वो मेंशन्ड नहीं थी, बाद में उनको एक्ट बनाया गया, एक्ट के माध्यम से उनको लागू, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से. तो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वही होती हैं जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल में प्रिस्क्राइब है, और इनका मेजर काम होता है कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. फिर उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हम अभी आगे देखेंगे कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, स्टेट कमीशन हो गया. ये सारी बॉडीज जो होती हैं जो कि डेराइव हुई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है. टू चेंज एनी पावर्स ऑफ द फंक्शंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑफन रिक्वायर्ड. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ही है, इनकी इससे ये पता चलता है कि ये बॉडी कितनी पावरफुल है लॉ एंड ऑर्डर के लिए. इनमें आप इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, तभी आप इनके पावर्स को, इनके रोल्स को, इनके फंक्शंस को आप जो है चेंज कर पाओगे. इसका मतलब क्या है, दे आर वेरी वाइटल बॉडीज, दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज समथिंग. इसका मतलब दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, दे हैव ए फिक्स्ड सिक्योर टेन्योर. ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, फिर उसके बाद में अब अपन कुछ जो लिस्ट देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो कि जिनकी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नमेंट में या जो है स्टेट के अंदर जो है उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए. तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखेंगे. ये जो है व्हाट वी कॉल, दिस इज गोइंग ए क्रैश कोर्स. सो हम लोग जो है आपको ब्रीफली समझाएंगे. ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का रूल्स एंड उसका जो रोल्स है एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद हम देखेंगे यूपीएससी, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर फाइनेंस कमीशन, फिर जीएसटी, फिर नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास. फिर हम देखेंगे कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, बॉडी है. फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के अंडर में आता है. ठीक है, शुरुआत करते हैं इलेक्शन कमीशन से. देखो, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है. डेमोक्रेसी कब रहती है, जब इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर पीरियड पे इलेक्शंस होते हैं. तो जब अगर इलेक्शंस होंगे और रेगुलर पीरियड पे होंगे तो उसके लिए एक स्पेसिफिक हमें कमीशन बनाना पड़ेगा, एक बॉडी बनानी पड़ेगी जो कि देश के अंदर लगातार जो है वो चुनाव करवाते रहे. ठीक है, जो पार्टीज होती है उनको सिंबल दे सके. ठीक है, सर्वे करवाए कि कितने नए वोटर्स हर साल जुड़ेंगे.
ठीक है, टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज होती हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसको डिसाइड करें। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर बॉडी बनानी थी जो कि हिंदुस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जो है वो कंडक्ट करवा सके फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है वो गठन किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर्ड बॉडी है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंडर आती है, ठीक है। अब परमानेंट बॉडी का मतलब है कि जिसका एक फिक्स्ड टेन्योर है, ये इसको पावर मिलती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये एक इम्पार्शियल बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको पावर मिलती है डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324, 325, 326। गॉट माय पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको बताया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए, ठीक है, कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को जिंदा रखने के लिए। फिर इनका काम क्या क्या होता है, इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, पार्टीज को सिंबल अलॉट करना, कितनी कंट्री में पार्टीज की डेजिग्नेशन बताना कि भाई ये नेशनल पार्टी है, ये स्टेट पार्टी है, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना। फिर सबसे बड़ी बात है अगर कोई डिस्प्यूट होगा उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जिम्मेदार है किस चीज के लिए, एमपी के इलेक्शंस करवाने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाने के लिए, जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार है, लेजिस्लेट स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार है। फिर उसके बाद में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए जिम्मेदार है और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए जिम्मेदार है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उसके लिए जिम्मेदार है, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जिम्मेदार है। पंचायती राज के जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए कभी अगर यूपीएससी में या किसी स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन आए या नगर पालिका में, उसके लिए कभी भी इलेक्शन कमीशन जो है वो जिम्मेदार नहीं होता ऑफ इंडिया। उसके लिए अलग से हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन बना रखा है, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है इंडिया के अंदर 3 मेंबर बॉडी है, एक चेयरमैन होता है और बाकी 2 और होते हैं। स्टार्टिंग में तो खैर एक ही था, फिर उससे 2 हुए, फिर अभी 3। इट्स ए मल्टी मेंबर बॉडी होता है। एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी 2 मेंबर होते हैं, और जो फैसला होता है वो सब, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है सारे दे आर और कॉल्ड एज इलेक्शन कमिश्नर ओनली, बट जो फैसला होता है वो सबकी सहमति से होता है, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो जो फैसला होगा वो कंसेंसस से होगा, ठीक है। और अपॉइंट कौन करता है इलेक्शन कमिश्नर को, वो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। अगर कल को ये याद रखना है कि इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इनको हटाना इतना आसान नहीं है। इनको कौन हटाएगा, दे कैन बी रिमूव्ड ऑन द सेम मैनर बाय विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अ जज और हाई कोर्ट ऑफ अ जज आर रिमूव्ड, ठीक है। तो इनका सिक्योरिटी टेन्योर भी आपको याद रखना है। इनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता, इनको सिर्फ उसी कंडीशन पे हटा सकते हैं, उसी कैपेसिटी से हटा सकते हैं जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं। तो इसका मतलब इनका सिक्योरिटी टेन्योर है। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। कोई इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, इसकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में जो है वो मेंशन नहीं है कि इसके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ये इतने साल यहाँ पे काम किया होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज को ये है कि भाई इतने साल आपको लॉयर होना चाहिए या इतने साल आपको ये होना चाहिए, जो कुछ कुछ मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर्स में। तो एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमिश्नर की नहीं है। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अब इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, दैट्स इट। कंपोजिशन क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो अभी स्ट्रेंथ है इसकी 3 है बस। टेन्योर रिमूवल करंटली 6 years until the age of 65 which ever comes first। यानी कि टेन्योर कितना होता है इलेक्शन कमिश्नर का, या तो वो मैक्सिमम 65 साल तक जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जॉब कर सकता है उस कमीशन के अंदर, यही कैन वर्क, या फिर 6 साल मैक्सिमम। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी को 60 साल की उम्र में सेलेक्ट किया, तो ही हैज टू बी कंपल्सरी, ही हैव टू वर्क टिल द एज ऑफ 65, बट यहाँ 6 लिखा है तो ये तो 65 हुआ, बट स्टिल ही हैव टू रिटायर ऑन 65। सपोज somebody has selected in 59, then he can complete up to 65।
सपोज somebody has elected some member at the age of 50 only, तो वो सिर्फ 56 तक रह सकता है, ये नहीं कि 65 तक रहेगा। तो इन दोनों कंडीशन में से जो भी पहले फुलफिल होगी तब तक रह सकता है, ठीक है। फर्दर अपॉइंटमेंट, यस, कल को ये जब रिटायर हो जाए उसके बाद भी ये जॉब कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। उसके बाद भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है दे कैन वर्क और दे कैन वर्क एनीवेयर, और दोबारा भी अपॉइंटमेंट हो सकता है इनका, ठीक है। पावर्स क्या हैं, ये कंडक्ट कराते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, रजिस्ट्रेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, और सुपरविजन करते हैं इलेक्शंस का। बस ये मैं साइड हट जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन में आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया उससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बस। और ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन्ड है, 324 में, ठीक है। अगला आता है यूपीएससी। यूपीएससी एक परमानेंट कमीशन है, परमानेंट बॉडी है जो कि पार्लियामेंट ने बनाई है, ठीक है। इट इज अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी दैट हैज अ डिटेल्ड प्रोविजन विद रिगार्ड टू द कंपोजिशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स along with the functions and the powers of the independent UPSC। देखो यूपीएससी को वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम भी कहा जाता है, वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। इसका बेसिक काम इतना ही है कि ये गवर्नमेंट के लिए रिक्रूट करता है लोगों को और फिर गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देता है। बेसिकली एक ये रिक्रूटिंग एजेंसी है बस, इससे ज़्यादा आपको इसमें भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बेसिकली रिक्रूटमेंट के लिए काम में आती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूट करती है, ठीक है। फिर द यूपीएससी ऑफ इंडिया इज एन एमिनेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फॉर टेकिंग यूपीएससी एग्जाम एंड रिक्रूटिंग कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स फॉर द फर्म, ठीक है। अब इसके बाद में ये इसमें यूपीएससी जो है वो आर्टिकल 315 से 323 के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है मेंशन्ड है। कंपोजिशन क्या होता है, नॉर्मली 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो होती है यूपीएससी चेयरमैन की या मेंबर्स की कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती, बस इतनी क्वालिफिकेशन होती है कि जो 1/3 मेंबर होते हैं वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी स्टेट गवर्नमेंट में 10 साल नौकरी किए हुए होने चाहिए। ये जो है वो एक बस एक क्राइटेरिया होता है, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। या जो 1/3 मेंबर होंगे 9 या 11 में से, उनको जो है 1/3 मेंबर जो है वो या तो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में 10 साल के लिए कार्यरत रहने चाहिए, उसी के बाद वो अपॉइंट कर सकते हैं। यूपीएससी चेयरमैन को या यूपीएससी मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, इनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। इनको भी रिमूवल करना इतना आसान नहीं है, ये भी रिमूव जो होंगे वो सेम सिस्टम से होंगे जैसे इलेक्शन कमिश्नर जो रिमूव होता है। टेन्योर, ठीक है, करंटली 6 years अंटिल द एज ऑफ 65, सेम वाला, ठीक है। मैक्सिमम 65 तक रह सकते हैं और मैक्सिमम 6 years तक अपनी सर्विस दे सकते हैं, मैक्सिमम 6 years तक अपनी सर्विस दे सकते हैं, विच एवर कम्स द फर्स्ट। फर्दर अपॉइंटमेंट, द यूपीएससी चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड टर्म। यूपीएससी चेयरमैन जो होता है वो एलिजिबल नहीं होता है सेकेंड टर्म के लिए, एंड अदर मेंबर्स आर एलिजिबल ओनली फॉर द एसपीएससी चेयरमैन या फिर यूपीएससी का चेयरमैन। इसके अलावा कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर हो जाए तो वो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन यूपीएससी का मेंबर्स जो हैं बाकी जो कि चेयरमैन नहीं है, वो अगर दोबारा उनको सरकार अपॉइंट कर सकती है, या तो सिर्फ यूपीएससी चेयरमैन के रूप में या फिर एसपीएससी के चेयरमैन के रूप में, या मेंबर जो भी XYZ, ठीक है। लेकिन उसके अलावा दे कैन नॉट वर्क एनीवेयर, ठीक है। पावर्स क्या होता है, ये एक तरह से रिक्रूटमेंट एजेंसी है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, बाकी पब्लिक सर्विस के लिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, टेरिटोरियल, सेंट्रल सर्विसेज के लिए। यूनियन टेरिटरी अगर कुछ कहे उसका भी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, या स्टेट सर्विसेज इनको कोई रिक्वेस्ट करे कि हमारा ये एग्जाम कंडक्ट करवा के दीजिए, तब भी यूपीएससी जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। तो बेसिकली इसका काम है रिक्रूटिंग एजेंसी का, ये रिक्रूट करके देती है और बाद में हैंड ओवर कर देती है गवर्नमेंट को, ठीक है। इतना सा इसका फंक्शन है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे सेम यूपीएससी होता है वैसे स्टेट के कंटेक्स्ट में जो होती है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ये भी जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज द सेम एज द यूपीएससी, द ओनली डिफरेंस प्रिवेलिंग बिटवीन देम इज दैट द यूपीएससी कमीशन वर्क्स एट ऑल इंडिया लेवल, whereas the state levels have their separate state public service commission for the appointment of the various constitution post। यूपीएससी सेंट्रल के लिए करता है, स्टेट जो होता है वो स्टेट के लिए करता है, ठीक है। लाइकवाइज यूपीएससी द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन also deals with the composition, appointment and removal of the members, defining the powers and functions,
इंडिपेंडेंट ऑफ द, जैसे यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, एसपीएससी जो होता है, वो भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन होता है। इसका जो है कंपोजिशन सेम है, एज इट इज है, बट इसमें जो है टेन्योर जो है वहां पे यूपीएससी में आपको याद रखना था, यूपीएससी में जो टेन्योर था वो था 6 इयर्स या 65, यहां पे है द वर्किंग टेन्योर ऑफ द चेयरमैन इज 6 इयर्स और 62 इयर्स ऑफ द एज वॉट एवर अप्लाइज फर्स्ट। यहां चेयरमैन 62 साल की उम्र के बाद दे हैव टू रिटायर, और मैक्सिमम इफ दे आर हायर्ड अर्लियर सो द मैक्सिमम द इयर्स ऑफ देयर सर्विस वुड बी 6 इयर्स। दैट इज पावर एंड फंक्शन। इनका क्या क्या पावर होता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट द एग्जाम्स टू अपॉइंट द सिविल सर्वेंट्स फॉर द स्टेट। State Public Service Commission consulted by the personal management of the states on the matter related to the recruitment conduct for the civil post and civil services in the state. Similar कोई डिफरेंस नहीं है, बस टेन्योर और रिमूवल का आपको याद रखना है आपको, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज बस ये याद रखनी है इसके अंदर कि यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। लेकिन जब स्टेट वाले की बात आएगी तो स्टेट वाले को कौन करता है? Who are appointed? The State Public Service Commission is composed of the chairman along with some members are appointed by the governor of the state. इनको गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करता है। लेकिन एक चीज इसमें और याद रखनी है, आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में, कि रिमूव करने का पावर गवर्नर के या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। रिमूव इनको कोई करेगा तो वो राष्ट्रपति कर सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वालों को, ठीक है। बस इससे ज्यादा आपको इन चीजों में कोई याद रखने की जरूरत नहीं। जितना आपको मैं क्लास में करवा रहा हूं इस चार्ट के माध्यम से, उतना भी आप कर लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। जो मैंने बोला है उसको आप लेक्चर को एक बार रिकॉर्ड करके, जो रिकॉर्डेड हो रहा है उसको आप दोबारा रिवाइज करके सुन लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक बार दो बार जब सुनोगे तो सारी चीजें याद रह जाएंगी। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के अंडर काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन टू अलोकेट द रेवेन्यू रिसोर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। इसका मेन काम ये है कि जो भी पैसा हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है उसको स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड करता है, टैक्स रेवेन्यूज को, एलोकेशन ऑफ द फंड्स एंड रिसोर्सेस। बस इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। The prime purpose for creating the finance commission was to maintain the healthy financial relation between center and state, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा देश जो है वो एक फेडरलिज्म पे भी काम करता है, ठीक है। ऊपर सेंटर गवर्नमेंट होती है, यूनियन होती है, नीचे होती है स्टेट। इसके पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू जो होता है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है फाइनेंस कमीशन बनाया गया है कि जो कि प्रेसिडेंट को गाइड करे। फिर देखो इसके अंदर चेयरमैन को अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। चेयरमैन को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होती है? जो चेयरमैन होना चाहिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए किसी पब्लिक अफेयर्स के अंदर। बाकी जो मेंबर्स हैं, कोई एक होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज, या एक मेंबर होना चाहिए जिसको इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, एक मेंबर होना चाहिए जिसको फाइनेंस और टैक्सेस का नॉलेज होना चाहिए। इस तरह से इसके अंदर एलिजिबिलिटी है। लेकिन जो चेयरमैन होना चाहिए वो पब्लिक अफेयर्स के अंदर जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। बस इतना ही आपको याद रखना है। कंपोजिशन वही है, चेयरमैन और 4 मेंबर्स, ठीक है। फर्दर अपॉइंटमेंट, यस ये दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। पावर्स क्या होती है? इनका पावर होती है, ये डिटरमाइन करते हैं बेसिस ऑफ शेयरिंग डिविजिबल टैक्सेस बाय द सेंटर एंड स्टेट। एनी मैटर इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस कैन बी रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट। कोई भी मैटर होता है जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है वो रेफर्ड हो सकता है प्रेसिडेंट, इनको रेफर कर सकता है। ये इवेल्युएट करते हैं इंक्रीज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिसोर्स ऑफ स्टेट म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, ठीक है। ये इवेल्युएट करते हैं उस नॉट ओनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, CFI को ही नहीं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होता है उसको भी ये इवेल्युएट करते हैं और रिसोर्स को डिटरमाइन करते हैं कि स्टेट के पास जो रेवेन्यूज होता है
वो कितना पंचायती राज जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए, कितना अर्बन डेवलपमेंट के लिए म्यूनसिपैलिटीज को जाना चाहिए, तो ये उसको भी डिटरमाइन करते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो 4 मेंबर शुड बी हैविंग क्वालिफाइड एज अ हाई कोर्ट जज और नॉलेज इन द फाइनेंस, एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल मैटर्स आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चेयरमैन जो होना चाहिए वो पब्लिक सर्विसेज के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए। बाकी जो मेंबर होता है, एक मेंबर होना चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट जज। ठीक है, दूसरा मेंबर जो होना चाहिए वो होना चाहिए इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट और एक फाइनेंस में एक्सपर्ट, दैट्स इट। फिर जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था 2016 के अंदर, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 101 एक्ट के माध्यम से फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2016 दैट हैज क्रिएटेड ए जीएसटी बॉडी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द प्रॉपर फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुड सर्विस टैक्स आर ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कोऑपरेट कोऑर्डिनेट विद द ईच अदर, ताकि स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपस में एक दूसरे के साथ टैक्सेस से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, बाकी जीएसटी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसमें आप डिटेल में पढ़ना कि कितने टैक्स स्लैब्स होते हैं, कैसे कैसे जीएसटी की फंक्शनिंग होती है। हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज का। ठीक है, फिर अब कंपोजिशन क्या है जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। तो ये जो जीएसटी काउंसिल होती है चलो खैर नहीं आ रहा है अभी, वो कलर चेंज होना होता है वो अभी। अच्छा यहाँ से होगा, तो वी विल चूज येलो कलर। ठीक, देखो जो जीएसटी काउंसिल जो होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कंपोज्ड, इसका जो चेयरमैन होता है ये कंपोज होती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट चार्ज। ठीक है, तो इसमें देश भर के सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और भारत का फाइनेंस मिनिस्टर। तो पूरी काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो तो होगा फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारा इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर। और बाकी जो मेंबर्स कौन कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल में, जितनी भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, हर स्टेट का अलग फाइनेंस मिनिस्टर है। जम्मू का अलग है, हिमाचल का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, पंजाब का अलग है, राजस्थान का अलग है। ठीक है, तो वो जो सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे वो मिलके एक ये जीएसटी काउंसिल बनाते हैं। अब साहब इसमें पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगे इसके। द फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज टू रिकमेंड द सेंटर एंड स्टेट matters related to the taxes charges levied by the center and state. It also recommends to both levels of the government GST can be exempted or included in the GST list. एक लिस्ट होती है कि कौन कौन से मैटर पे जो है जीएसटी सरकार लेगी, इन मैटर्स पे इतना टैक्स होना चाहिए भाई। टेलीफोन पे कितना टैक्स होगा, फूड एंड ग्रेन्स पे कितना टैक्स होगा, इस पे कितना टैक्स होगा, उस पे कितना टैक्स होगा। जो लिस्ट प्रिपेयर होती है किसके ऊपर कितना टैक्स लेवे करना है, ये लिस्ट प्रिपेयर की जाती है बाय द जीएसटी काउंसिल। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस द मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल आल्सो डिसाइड द सैचुरेशन लिमिट टर्नओवर व्हिच द गुड्स एंड कैन बी अज्यूम्ड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। ये ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी इस लिस्ट में सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं, अभी बाकी सारी चीजें जीएसटी में है। इनफैक्ट द डेट्स ऑन विच द पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन ट्रेवल फ्यूल विल बी लेवर्ड जीएसटी। ठीक है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 101 पे। लेकिन अभी मित्रों आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम पे, क्रूड ऑयल पे, इन पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे भी जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, बाकी एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। फ्रॉम बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पेट्रोलियम इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीएसटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्हाट वी कॉल बॉडी है, जरूरत क्यों पड़ी एससीज और एसटी, क्योंकि देखो ये सेफगार्ड ताकि
जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए क्या उन पे कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, कौन सी उनके लिए स्कीम्स लानी चाहिए, कैसे उनके लिए वेलफेयर का काम करना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड बॉडी बना दी। उस बॉडी का नाम है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। Precisely, it turns out to be the offer of the protection the scheduled caste communities from being discriminated against and exploited, along with provided them necessary facilities for their upliftment। ताकि ये एक तरह से बॉडी उनको अपलिफ्टमेंट प्रोवाइड करवाती है, जहां पे वो अपने केसेस जो होते हैं या उनके समाज के द्वारा या जो भी XYZ चीजें हैं, ये बॉडी डेडिकेटेडली उन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करेगी, उन्हीं के अपलिफ्टमेंट के लिए ये बॉडी काम करेगी। एंड दिस बॉडी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको ये इतना याद रखना है। फिर उसके बाद में कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन होता है इसके अंदर, वाइस चेयरमैन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। सारे मेंबर्स, वो ऑल मेंबर्स शुड बी फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट। टेन्योर 3 साल का होता है। फर्दर अपॉइंटमेंट, यस। पावर क्या क्या होते हैं, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, सिविल कोर्ट के इसके पास पावर होते हैं, ठीक है। मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन द इंप्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द कास्ट हैज द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट रखता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनके रिकमेंडेशंस की कोई वैल्यू नहीं है, इनके रिकमेंडेशंस की वैल्यू है। प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट टेबल करता है। जैसे यूपीएससी की रिपोर्ट हो गई, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई, सबकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती है, फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को टेबल करता है पार्लियामेंट में, ठीक है। ये आर्टिकल 338 में काम करते हैं। ये जो नेशनल कमीशन एससी वाला है, ये 38 में काम करता है। और टेन्योर रिमूवल ये 3 साल का है, अपॉइंटमेंट दोबारा हो सकता है। किसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, किसकी, फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। फिर शेड्यूल्ड ट्राइब है। शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 338A में काम करता है, एससी वाला करता है 338 में, याद रखना है आपको ये चीज, और एसटी के लिए करता है 338A, ठीक है। वही कंपोजिशन, चेयरमैन, वाइस पर चेयरमैन, 3 इयर्स, सेम बाकी सब चीजें। ये भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पावर है सिविल कोर्ट के, सब सेम चीजें, बस ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए काम करती है, वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। जितनी भी इंडिया के अंदर ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, ये उन ट्राइबल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। उनकी चीजों को जो है, उनके लिए पॉलिसीज कौन कौन सी लाई गई है सरकार के द्वारा, उनका इवैल्यूएशन करती है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है या कुछ है सिविल सोसाइटी को जो ट्राइबल से रिलेटेड है, दे कैन अप्रोच देम और अपना ब्लूप्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। फिर ये सेम बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस वाली को बोलेंगे 338B, ठीक है। सेम सब कुछ इसमें है। ये अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं सोसाइटी के अंदर, उसके लिए रिकमेंड करती हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे कर आउट किया जाए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, अंडर द नेशनल बैकवर्ड कमीशन इन द 1993, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया 338B के अंदर। इसमें नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेंबर। उनमें तो क्या था, उसके अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स। इसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर, ये वाला हो गया था, हाँ। इसके अंदर कंपोज्ड होंगे 5 मेंबर, ठीक है। राष्ट्रपति उनको चुनता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आउट ऑफ विच 1 इज चेयरपर्सन, सेकंड इज द वाइस चेयरमैन और अदर 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टोटल 5 होते हैं इसके अंदर, उसके अंदर टोटल 3। टेन्योर एंड रिमूवल, द सर्विंग टेन्योर ऑफ फॉर ऑल द मेंबर कमीशन इज 3 इयर्स। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबके कमीशन का जो चेयरमैन पर्सन है या मेंबर्स हैं, उनका टेन्योर 3 साल है। वो था आर्टिकल 338 में एससी वाला, एसटी वाला 338A में और ओबीसी वाला 338B में। सेम फंक्शंस इनके क्या होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास वर्क्स अंडर द इकोनॉमिकली एंड socially backward section of the society by registering their complaints, taking action against them. Commission prepares the report about by the welfare and safeguarding rights and social economical backward class and present to the president along with the concerned state is required, ठीक है।
सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इसमें 5 मेंबर हो, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब में चीजें कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीएजी देखेंगे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द टॉप बॉडी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग internal and external expenses of the state union government. It is one of those few officers that are appointed directly by the President of India. देखो बेसिकली सीएजी का काम क्या होता है, बेसिकली ये ऑडिट करते हैं कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसका एक्सपेंडिचर इन्होंने ठीक किया है कि नहीं किया है अच्छे से, ठीक है। और बाकी जो अदर व्हाट वी कॉल जो अदर पीएसयूज होती हैं या अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसकी सारी चीजों को जो है ये ऑडिट करती है। तो बेसिकली काम जो इसका होता है वो ऑडिटिंग का काम होता है, ठीक है। और फिर ये रिपोर्ट जो है अपनी प्रेसिडेंट को देती है और फिर प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में देता है। इट इज अ वेरी पावरफुल बॉडी। सीएजी की रिपोर्ट्स पे हमने देश में सरकारों को उलटते पुलटते देखा है, तो इसकी जो रिपोर्ट होती है वो बहुत ही जो होती है वो हाईली वैल्यूएबल रिपोर्ट्स होती है। ये सरकार का लेखा जोखा बताते हैं कि सरकार ने यहाँ पे ये किया है, कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, उतना नहीं किया है, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा अलॉट हुआ था, इसने इतना ही पैसा किया है, ये पैसा इसने ठीक इन्वेस्ट नहीं किया। तो सारी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज होती हैं उसका ऑडिटिंग का काम सीएजी का है, ठीक है। फिर द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द 6 ईयर, वही सेम यूपीएससी इलेक्शन कमीशन वाला ही है, 6 साल या 65 साल तक, ठीक है, जो भी पहले होगा। सीएजी इज द, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है सेम उसको भी उसी सेंस में रिमूव करवाता है। तो और आपको इसका काम मैंने बता ही दिया कि इसका क्या काम होता है। आर्टिकल 148 में जो है सीएजी की पावर है, आर्टिकल 149 में जो इसके रोल्स एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है, रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सीएजी, ठीक है। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, ठीक है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवाइसेस द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर, हेंस इट कैन बी नोन एज द यूनियन लीगल एडवाइजर। देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जब भी कोई सरकार होती है उसका एक, मान लीजिए किसी ने सरकार के खिलाफ कोई केस कर दिया, तो सरकार के खिलाफ केस कर दिया तो एक सरकारी वकील होता है जो कि सरकार की तरफ से पक्ष रखेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो जो केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। फिर उसके नीचे एक पोस्ट और होती है सॉलिसिटर जनरल, बट वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड नहीं है, एक आपको मोटा मोटी बात याद रखनी है। और ऐसे ही स्टेट के अंदर एक होता है, स्टेट के अंदर होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है। जैसे राज्य स्तर पे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है, केंद्र लेवल पे जो होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ठीक है। दूसरी चीज ये एक ऐसा मेंबर होता है जो कि पार्लियामेंट के अंदर भी हिस्सा ले सकता है। ये वोटिंग के अंदर पार्लियामेंट में पार्ट नहीं ले सकता, लेकिन जब भी अगर इसको बुलाया जाए तो ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन सकता है, पर वोट नहीं दे सकता। लेकिन ये राज्यसभा और लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसका ये हिस्सा बन सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आर्टिकल 76 के अंडर में आता है, इसकी जो रोल्स एंड ड्यूटीज एंड पावर है, टेन्योर एंड रिमूवल, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी अटॉर्नी जनरल की जो होती है कि ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड इनफ टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो अटॉर्नी जनरल उसी को बनाया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही इज क्वालिफाइड टू बिकम ए जज, ठीक है। देयर इज नो फिक्स टेन्योर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट, इसका कहीं कोई मेंशन नहीं है, नाइदर ग्राउंड्स। इसको प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकता है, जिसको चाहे रख सकता है, ठीक है। बस एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लायक हो, ठीक है, बस। बाकी इसका कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में कोई मेंशन नहीं है कि इसको कब हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के विल के ऊपर डिपेंड करता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे इसको रख सकता है और जब चाहे हटा सकता है। पावर एंड फंक्शन क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी राष्ट्रपति लीगल मैटर्स रेफर करती है अटॉर्नी जनरल को, ये सुप्रीम कोर्ट में या बाकी देश के किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है ये।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी केस किसी भी स्टेट में किसी भी यूनियन टेरिटरी में होगा तो वहां वो उसको रिप्रेजेंट करता है। He also performs all other duties that are important as the legal character assigned to him by the president. अगर और भी कोई लीगल ड्यूटीज राष्ट्रपति इसको देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो इसको वो भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ही अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट है भैया। He must be a person of qualified to be appointed as a judge of Supreme Court, ये भी ठीक है। He has the right of audience in all courts of India, ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है उसके इसकी क्वालिफिकेशन है कि ही शुड बी क्वालिफाइड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, और फिर ये किसी भी कोर्ट के अंदर जाके सरकार का, केंद्र सरकार का, ठीक है, किसी भी कोर्ट में, देश में कोई भी कोर्ट हो, चाहे स्टेट हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो या यूनियन टेरिटरी में कोई कोर्ट हो, वहां जाके बात कर सकता है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस? ठीक है, नॉन मेंबर ये तो पार्ट होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही कैन नॉट पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं ले सकता। आपको मैंने अभी बताया सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया जो है वो प्रोसीडिंग्स का पार्ट होता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, सुन सकता है बातें, वोटिंग के लिए इसका पास कोई अधिकार नहीं है। बाकी अपनी बातें भी जाके बोल सकता है जब अगर कोई बात, बट वोटिंग का हिस्सा नहीं होगा, बाकी सब चीजें कर सकता है ये। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड इन इंडिया? तो द आंसर वुड बी आर्टिकल 324। आपको बताया था ना प्रीवियस स्लाइड में, इलेक्शन कमीशन जो होता है 324 में होता है, मैक्सिमम 65 साल तक या 6 साल तक, और इसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ड्यूटीज एंड पावर्स कंपोर्टोलर ड्यूल एंड डीड? ये 148 तो सीएजी के बारे में बताता है कि भैया ऑफिस है सीएजी का, और जो ड्यूटीज वगैरह हैं वो सब 149 के अंदर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड बाय? पार्लियामेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल कौन करता है? सब कौन चीजें चेक करता है? ऑडिट वगैरह का सारा काम किसका है? डी का। मैंने बताया था ना, जितना भी ऑडिटिंग का काम किसका है? ऑडिटिंग का काम है कंप्यूटर। फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस देखता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। नीति आयोग तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ये तो वैसे ही आप इसको एलिमिनेट कर देते। ठीक है, ये तो कर नहीं सकता, नन ऑफ द बोथ। तो करेक्ट आंसर वुड बी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने एक ही चैप्टर के अंदर कर ली है। इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कीप वॉचिंग and keep revising. Thank you so much.